हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की आधारभूत मान्यताओं की। क्योंकि अर्थशास्त्र के जो नियम हैं वो बहुत सारी मान्यताओं पर आधारित होती हैं। यदि ये मान्यताएं लागू नहीं होंगी तो अर्थशास्त्र का नियम लागू नहीं होगा। जैसे मांग का नियम क्या कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर, तो ये अन्य बातें कौन सी हैं इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अर्थव्यवस्था की आधारभूत या मूलभूत मान्यताएं क्या हैं, बेसिक अजम्पशंस क्या हैं अर्थव्यवस्था की या अर्थशास्त्र की। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी भी विज्ञान की सफलता व प्रगति उसके नियमों की संख्या एवं निश्चितता पर निर्भर करती है। कि विज्ञान की सफलता, कि विज्ञान कितना सफल है, वो निर्भर करता है कि नियम की संख्या कितनी है और कितने निश्चित हैं वो नियम। इसी प्रकार श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार आर्थिक विश्लेषण की मूलभूत मान्यता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकपूर्ण कार्य करता है। वह अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। यदि किसी उपभोक्ता का उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना नहीं है तो विवेकशील व्यवहार नहीं कहलाएगा। तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन या प्रोफेसर रॉबिन्सन का क्या कहना है कि व्यक्ति जो है, प्रत्येक जो उपभोक्ता है, उसका उद्देश्य क्या है, अपने लाभ को अधिकतम करना या अपना अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। तो यदि वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करता है तो वो विवेकशील माना जाएगा, वरना उसका व्यवहार विवेकशील नहीं माना जाएगा। अब आता है कि अर्थशास्त्र की मूलभूत मान्यताएं हैं कौन कौन सी। तो मुख्य रूप से हमने निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया हुआ है इनको। पहला है विवेकशीलता, दूसरा अन्य बातें समान रहें, तीसरा सामान्य स्थिति, सामान्य स्थिति मतलब मानसिक स्थिति सामान्य होनी चाहिए, निश्चितता कि उसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए, स्टैटिक इकोनॉमी या स्थिर अर्थव्यवस्था, और एक होती है बाजार की दशा या मार्केट कंडीशंस कैसी है। मतलब अर्थव्यवस्था की जो मूलभूत मान्यताएं हैं वो ये हैं कि एक विवेकशील व्यवहार, अर्थव्यवस्था ये मानकर चलती है या अर्थशास्त्र में मानकर चलते हैं कि उपभोक्ता हो चाहे उत्पादक, दोनों विवेकशील व्यवहार करते हैं। विवेकशील व्यवहार का मतलब कि अपने लाभ को या अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहते हैं। दूसरा, अन्य बातें समान रहती हैं। अन्य बातें समान का मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम शामिल करते हैं। उपभोक्ता की आय है, वस्तु की कीमत है, अन्य वस्तुओं की कीमतें हैं और सारी स्थितियां हैं वो सामान्य रहती हैं, समान रहती हैं। सामान्य स्थिति का मतलब हमारी मानसिक स्थिति सामान्य है, ना दुख में है ना बहुत ज़्यादा खुशी में है। निश्चितता है, उन नियमों में जो हमारी प्रेफरेंस है उनमें निश्चितता है। बाजार जो है या अर्थव्यवस्था जो है स्थिर है, मतलब ना बहुत तेजी की स्थिति है ना मंदी की स्थिति है। इस तरह से हमको अलग अलग, अब हम इन मान्यताओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं विवेकशीलता। तो सबसे पहले ये जाने कि विवेकशीलता होती क्या है। अर्थशास्त्र में विवेकशीलता से तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था के सभी तत्व, चाहे वो उपभोक्ता हो या उत्पादन, दिए हुए सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और उपलब्ध विकल्पों में से उपभोक्ता और उत्पादक अपने लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करते हैं। तो विवेकशीलता का मतलब क्या लेते हैं अर्थशास्त्र में, हम ये लेते हैं कि चाहे वो उपभोक्ता हो या उत्पादक हो, दोनों के दोनों जो हैं अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और उनके लिए क्योंकि बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं तो अपने लिए जो सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ विकल्प है उसको चुनने की वो कोशिश करते हैं। अब इसमें हम लेंगे, पहले दो लोगों को लेंगे, एक उपभोक्ता और एक उत्पादक। तो उपभोक्ता की विवेकशीलता का क्या मतलब है। उपभोक्ता की विवेकशीलता का मतलब है कि वो एक तो सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, मतलब अपनी आय को, सीमित आय को इस प्रकार से खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। दूसरा है संगतता। संगतता का मतलब है कि एक बार एक उपभोक्ता ने कहा कि मेरे लिए ए वस्तु सर्वश्रेष्ठ है या ए विकल्प सर्वश्रेष्ठ है, तो हमेशा उसके लिए ए विकल्प ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ऐसा नहीं कि दूसरी सिचुएशन में वो ये कह दे कि ए नहीं बी विकल्प। अभिरुचियां उसकी स्थिर हैं, मतलब उसकी जो रुचि है वो हमेशा फैशन रीति रिवाज के अनुसार बदलती नहीं है, कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। दूसरा है उत्पादक की विवेकशीलता। तो उपभोक्ता की विवेकशीलता का मतलब सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, उसकी जो प्राथमिकताएं हैं या रुचियां हैं वो स्थिर है
और उसकी जो प्राथमिकता है उसमें संगतता है, सर्टेनिटी है, मतलब कंसिस्टेंसी है कि एक बार में ऐसे नहीं कि कभी कह रहा है ये चीज पसंद है, कभी कह रहा है वो चीज पसंद है, तो उसमें सर्टेनिटी या सॉरी कंसिस्टेंसी है। अब है उत्पादक की विवेकशीलता। तो उत्पादक की विवेकशीलता से तात्पर्य क्या है, क्योंकि उत्पादक का उद्देश्य भी क्या है, जैसे उपभोक्ता का उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, इसी प्रकार उत्पादक का उद्देश्य भी क्या है, सीमित साधनों से या तो अधिकतम लाभ कमाना या अपनी लागत को न्यूनतम करना। दो उद्देश्य हो सकते हैं, या तो लाभ को अधिकतम करे या लागत को न्यूनतम करे, और उसके लिए वो कोशिश करता है। तो उत्पादक की विवेकशीलता का मतलब है या तो न्यूनतम लागत से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने की कोशिश करे। उत्पादक क्या करेगा, अपनी न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने की कोशिश करेगा, या सर्वाधिक कुशल तकनीक का प्रयोग करेगा। उसके पास यदि बहुत सारी तकनीक्स हैं तो सबसे ज्यादा कुशल, सबसे ज्यादा एफिशिएंट जो टेक्नोलॉजी होगी, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी मतलब जिससे सबसे ज्यादा उत्पादन होगा, उस तकनीक का वो प्रयोग करेगा। तीसरा है कि साधनों के जितने भी वैकल्पिक उपयोग हैं उसकी उसको जानकारी है कि एक साधन के कितने उपयोग हो सकते हैं, तो उन उपयोगों की उसको जानकारी है। तो इस तरह से हमने क्या लिया, पहली मान्यता ली, या पहली जो आधारभूत मान्यता है विवेकशीलता, जिसमें हम ये मानकर चलते हैं, अर्थशास्त्र में ये मानकर चलता जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील होता है, चाहे वो उपभोक्ता हो या उत्पादक हो, दोनों के दोनों विवेकशील होते हैं। उपभोक्ता की विवेकशीलता का मतलब क्या है कि वो अपनी सीमित आय से अधिकतम संतोष प्राप्त करना चाहता है। उत्पादक की विवेकशीलता से क्या तात्पर्य है कि सीमित साधनों से या न्यूनतम लागत से अधिकतम उत्पादन करना चाहता है, उसे सर्वाधिक कुशल तकनीक का प्रयोग करेगा, और साधनों के वैकल्पिक उपयोगों की उसको जानकारी है। अब हम लेते हैं इसकी दूसरी आधारभूत मान्यता। दूसरी मान्यता है अन्य बातें समान रहें। तो जो भी हम कभी भी कोई भी नियम पढ़ते हैं तो उसमें हम ये मानकर चलते हैं कि अन्य बातें समान रहेंगी। मांग का नियम क्या कहता है, अन्य बातें समान रहने पर कीमत के बढ़ने पर मांग जो है अवश्य कम होगी। ठीक है। पूर्ति का नियम क्या कहता है, अन्य बातें समान रहने पर कीमत के बढ़ने पर पूर्ति अवश्य बढ़ेगी। इस तरह से ये अन्य बातें नहीं समान रहेंगी तो ये नियम लागू नहीं होगा। तो अन्य बातें समान रहे क्या है, एक एक ये फ्रांसीसी कहावत है कि अन्य बातें समान रहे। इन मान्यताओं को हम सिट्रस पैराविस समूह की मान्यताएं कहते हैं। और अन्य बातें समान रहे इसका मतलब क्या है, मतलब इसमें कौन सी चीजों को हम समान रखते हैं, अब उसके बारे में पता करते हैं। तो पहला है कि जो वस्तु हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी मात्रा और गुण समान रहे। यदि हम किसी एक वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं कि हमें उसकी, यदि हम रोटी खा रहे हैं तो रोटी की जो साइज है और उसकी क्वालिटी है, ऐसा नहीं कि एक बार तो सूखी रोटी पकड़ा दी, दूसरी बार घी लगा के पकड़ा दी, तो ऐसे ये नियम लागू नहीं होगा। लेकिन यदि वस्तु की मात्रा और गुण समान है तो ये नियम लागू होगा। वस्तु की मात्रा और गुण जो है समान रहने रहे। दूसरा, उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि एक बार उपभोग अभी किया फिर 2 घंटे बाद किया तो भी नियम लागू नहीं होगा। उपभोग के दौरान उस वस्तु की कीमत स्थिर रहनी चाहिए, कि जब उपभोग कर रहे हैं तो वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। यदि वस्तु की कीमत बढ़ेगी या घटेगी तो उपभोग की मात्रा भी उसके साथ घट बढ़ जाती है और ये नियम लागू नहीं हो सकता। इस निश्चित अवधि में उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, आदत, ये सारी चीजें स्थिर रहनी चाहिए। और उपभोग के दौरान उपभोक्ता की जो मानसिक स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ना तो बहुत दुख की स्थिति में होना चाहिए, ना बहुत खुशी की स्थिति में होना चाहिए, मतलब उसकी मानसिक स्थिति जो है वो एवरेज नॉर्मल होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए। तो अन्य बातें समान रहेंगी, जैसे हम कहते हैं कि जैसे जैसे वस्तु उपयोगिता हाशि नियम क्या कहता है, घटती उपयोगिता का नियम क्या कहता है, कि जैसे जैसे एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते हैं उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो घटते अन्य बातें समान रहने पर तो ये नियम लागू होगा कि अगली इकाई का उपभोग करने पर उसकी सीमांत उपयोगिता घटेगी। तो ये अन्य बातें हैं जिसमें हमने 5 बातों को लिया कि उस वस्तु की मात्रा और गुण जो है समान होना चाहिए जो हम उपभोग कर रहे हैं। उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए, ये नहीं कि 1 घंटे बाद फिर 5 घंटे बाद कर रहे हैं। उपभोग के दौरान वस्तु की कीमत स्थिर रहनी चाहिए, और इस निश्चित अवधि में उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, आदत, ये भी स्थिर रहनी चाहिए। इसके साथ ही उपभोक्ता की जो मानसिक स्थिति है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ये हो गई हमारी दूसरी आधारभूत मान्यता।
अब हम लेते हैं तीसरी। तीसरी है सामान्य स्थिति। सामान्य स्थिति का मतलब क्या है कि अर्थशास्त्र के सारे नियम केवल सामान्य स्थिति में ही लागू होते हैं। मतलब अर्थव्यवस्था के सभी फैक्टर जैसे उपभोक्ता, उत्पादक, प्राकृतिक स्थिति आदि की सामान्य स्थिति में ये नियम लागू होंगे। मतलब उपभोक्ता की स्थिति सामान्य होनी चाहिए, उत्पादक की स्थिति भी सामान्य होनी चाहिए, प्राकृतिक नेचर जो है वो भी हमारी प्राकृतिक स्थिति भी सामान्य होनी चाहिए, तभी अर्थशास्त्र के नियम लागू हो सकते हैं, नहीं तो नहीं होंगे, है ना। यदि मान लो अर्थशास्त्र के नियम को लागू करना है, या हम कहें कि यदि हमें कृषि के उत्पादन के संबंध में पूर्व अनुमान लगाना है तो क्या होना चाहिए, हमें मानसून की स्थिति को सामान्य मानना होगा। हमें ये मानना होगा कि यदि उत्पादन ज्यादा आएगा तो कीमतें हमें कम होंगी। मतलब यदि हमें ऐसा लग रहा है कि मानसून सामान्य है या अच्छा है तो उत्पादन ज्यादा होगा, तो कीमत, मतलब उत्पादन ज्यादा होने का मतलब पूर्ति बढ़ेगी, और पूर्ति बढ़ेगी इसका मतलब कीमत जो है वो कम अवश्य होगी। परंतु इसमें हम क्या मान रहे हैं कि मानसून हमारा सामान्य है। इसी प्रकार मांग का नियम या अन्य कोई भी नियम है केवल उपभोक्ता की मानसिक स्थिति के सामान्य होने पर ही लागू हो सकते हैं। इसी प्रकार व्यावसायिक फर्म या उत्पादक भी अपने उद्देश्य में तभी सफल हो सकते हैं जबकि उनकी स्थिति सामान्य हो। सामान्य स्थिति का मतलब क्या है कि अर्थशास्त्र के जितने भी नियम हैं केवल वो सामान्य स्थिति में ही लागू होते हैं। वो चाहे उपभोक्ता पर लागू होते हों, चाहे उत्पादक पर लागू होते हों, तो उसके लिए उपभोक्ता की स्थिति सामान्य होनी चाहिए, उत्पादक की स्थिति सामान्य होनी चाहिए, और प्राकृतिक जो स्थिति है वो भी सामान्य होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अर्थशास्त्र के नियम केवल तभी लागू होंगे जब स्थिति सामान्य होगी। अगली मान्यता लेते हैं निश्चितता, सर्टेनिटी। निश्चितता से क्या तात्पर्य है? निश्चितता से तात्पर्य पूर्ण जानकारी से लिया जाता है। मतलब उपभोक्ता को भी पूरी जानकारी है और उत्पादक को भी पूरी जानकारी है। मतलब क्या है, तो उपभोक्ता को तो ये पता है कि बाजार में कौन कौन सी वस्तुएं उपलब्ध हैं, उनकी कीमतें कितनी कितनी हैं, ये सारी जानकारी उसको पता है। यदि उपभोक्ता बाजार में कुछ सामान खरीदने जाता है या कपड़ा खरीदने जाता है तो उसे पता है कि इस कपड़े की कीमत और जगह पर कितनी है और कौन सी क्वालिटी का कपड़ा है, कितनी कीमत है, ये जानकारी उसको पूरी है कि पूरे के पूरे बाजारों की उसको जानकारी है। उत्पादक को भी ये जानकारी है कि कौन सी वस्तु की कीमत बाजार में ज्यादा है या मांग ज्यादा है और किसकी कम है। यदि उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है तो उसे बाजार में उपलब्ध वस्तुओं उनकी कीमत की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। मतलब निश्चितता का नियम क्या कहता है, क्योंकि हमारी आय सीमित है और सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि हमें प्राप्त करनी है, तो क्या होना चाहिए, उपभोक्ता जब सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है तो उसे ये पता होना चाहिए कि बाजार में कौन कौन सी वस्तुएं उपलब्ध हैं और उनकी कीमत क्या क्या है। तो यदि उसे पूरी जानकारी होगी तो वो अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। साथ ही उसका स्वयं की मानसिक स्थिति भी निश्चित और स्थिर रहनी चाहिए। इस स्थिति में वह अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। तो निश्चितता का मतलब क्या हुआ कि पूरी जानकारी है, किस चीज की, बाजार की पूरी जानकारी है। किसको, उपभोक्ता को भी है और उत्पादक को भी है। उपभोक्ता को तो ये जानकारी है कि मुझे जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उनकी बाजार में क्या उपलब्धता है और उनकी कीमत क्या क्या है, और उपभोक्ता की जो मानसिक स्थिति है वो भी स्थिर है। यदि दोनों चीजें स्थिर रहेंगी कि या तो एक तो उसे बाजार की पूरी जानकारी हो और उसकी मानसिक स्थिति भी निश्चित और स्थिर हो, तो ऐसी स्थिति में वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त, अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार उत्पादक का उद्देश्य है अपने लाभ को अधिकतम करना। तो उत्पादक जो है अपने लाभ को अधिकतम तभी कर सकता है जबकि उसे बाजार में लागत और आगम की पूरी जानकारी हो। उसे ये पता हो कि वस्तु की लागत क्या है और उसे कितनी इनकम होगी। यदि उसे इस चीज की जानकारी है तो ही वो साधनों को इस प्रकार से प्रयोग करेगा जिससे उसे लाभ अधिकतम हो। परंतु ये होना चाहिए, अर्थशास्त्र के नियम तब लागू होते हैं। तो अर्थशास्त्र में ये मान्यता है कि उपभोक्ता को भी पूरी जानकारी है, उत्पादक को भी पूरी जानकारी है और वो अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। वास्तविक जीवन में ना तो उपभोक्ता को ये पता होता है कि कौन सी वस्तु कौन कौन से बाजार में उपलब्ध है, उसकी क्या क्या कीमत है, और ना ही उत्पादक को ये जानकारी होती है
कि कौन से उत्पादन के साधन कहाँ पर सस्ते हैं, या वस्तु की लागत क्या होगी और उसकी आगम क्या होगी। इसलिए अर्थशास्त्र के नियम जो है पूर्ण रूप से सत्य नहीं माने जाते। अब अगली मान्यता है स्थिर अर्थव्यवस्था। स्थिर अर्थव्यवस्था का नियम मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता है, समय तत्व जो है वो उसको स्थिर मान लिया जाता है। इसका मतलब है जो तकनीक है वो स्थिर है, उत्पादन के साधन जो है उनकी उपलब्धता स्थिर है। तो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जब हम ये मान के चलेंगे कि तकनीक जो है वो स्थिर है, उत्पादन के साधन स्थिर है, तभी अर्थशास्त्र के नियम लागू होंगे। यदि मान लो समय के साथ तकनीक में परिवर्तन आएगा तो उत्पादन में भी परिवर्तन आएगा, गुणवत्तापूर्ण भी उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही परिवर्तन आएगा। मतलब यदि तकनीक अच्छी है तो अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं पैदा होंगी, तो अर्थशास्त्र के नियम लागू नहीं होंगे। तो इसमें ये मान के चलते हैं कि जिस अवधि में हम उस नियम का अध्ययन कर रहे हैं उस अवधि में उत्पादन की जो तकनीक है वो स्थिर रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसमें कहते हैं कि हम अर्थशास्त्र के सभी नियमों का स्थैतिक अवस्था में ये विश्लेषण कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था को स्थिर मान लेने पर ही सभी विश्लेषण आसान होते हैं। तो स्टैटिक या स्थिर अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि जो तकनीक है या उत्पादन के साधन है वो स्थिर है। यदि वो स्थिर नहीं रहेंगे, तकनीक स्थिर नहीं रहेगी, तो ऐसी स्थिति में अर्थशास्त्र के नियम लागू नहीं होंगे। इसलिए अर्थशास्त्र के नियमों को लागू करते समय, उनका अध्ययन करते समय एक मान्यता ये लेकर चला जाता है कि अर्थव्यवस्था में तकनीक स्थिर है। अर्थव्यवस्था में जिस तकनीक को हमने काम में ले रहे हैं वो स्थिर है। अब अगली मान्यता हम लेते हैं बाजार की दशा। बाजार की दशा से क्या मतलब है? बाजार की बाजार की दशा का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में किस तरह की मार्केट कंडीशन है। पूर्ण प्रतियोगिता है, एकाधिकार है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता है। तो इसमें हम ये मानकर चलते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है अर्थव्यवस्था में। जब अर्थशास्त्र के नियमों को लागू करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता है। पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब कि फर्मों की संख्या स्थिर है, वस्तुएं एक जैसी हैं, फर्मों के प्रवेश और उनके प्रवेश की स्वतंत्रता है, साधन जो है पूर्ण रूप से गतिशील है। ऐसा हम मान के चलते हैं। वे कहते हैं कि मूलभूत मान्यताएं सभी आर्थिक सिद्धांतों पर समान रूप से लागू होती हैं, पर अतिरिक्त मान्यताएं केवल उस विशिष्ट नियम की स्थिति में लागू होती हैं। सारी जो मूलभूत मान्यताएं जो हैं वो हर नियम पर लागू होंगी। जैसे हमने क्या ली कि पहली मान्यता ली विवेकशीलता, एक मूलभूत मान्यता है कि ये मानकर चलते हैं कि यदि उपभोक्ता विवेकशील होगा, उत्पादक विवेकशील होगा, तो ये नियम लागू होंगे, उपभोग के नियम, उत्पादन के नियम। दूसरा, अन्य बातें समान रहेंगी, तो ये मूलभूत मान्यता है, तभी अर्थशास्त्र के नियम लागू हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था में निश्चितता है, स्थिरता है, और ये सब चीजें हैं तो ही अर्थशास्त्र के नियम लागू होंगे। और कुछ विशिष्ट नियम होते हैं जो केवल विशेष वस्तु के उत्पादन या विशेष वस्तु के उत्पादन तक ही सीमित रहते हैं। उपरोक्त वर्णित मूलभूत या आधारभूत मान्यताओं के अलावा अर्थशास्त्र में विभिन्न नियमों या सिद्धांतों की आवश्यकता अनुसार कुछ अतिरिक्त मान्यताएं भी होती हैं। इस प्रकार जो ये अन्य नियमों में ये मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि अन्य बातें समान रहे एवं विवेकशीलता, इन दो आधारभूत मान्यताओं के बिना अर्थशास्त्र का कोई नियम लागू नहीं हो सकता। इस तरह से हमने 6 मान्यताएं ली थी, परंतु अर्थशास्त्री कहते हैं कि दो मुख्य रूप से मूलभूत मान्यताएं हैं। कौन सी? एक तो अन्य बातें समान रहेंगी, यदि अन्य बातें समान नहीं रहेंगी तो अर्थशास्त्र का कोई नियम लागू नहीं होगा। दूसरा है विवेकशीलता। विवेकशीलता, उपभोक्ता की भी विवेकशीलता और उत्पादक की भी विवेकशीलता। यदि ये दोनों विवेकशील नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में भी अर्थशास्त्र के नियम लागू नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हमने जाना कि अर्थशास्त्र की मूलभूत मान्यताएं कौन कौन सी हैं जिनके आधार पर अर्थशास्त्र के नियम लागू होते हैं। तो हमने कई मान्यताएं या आधारभूत मान्यताएं ली। आधारभूत मान्यताओं का मतलब क्या है? ऐसी मान्यताएं जो सभी नियमों पर लागू होती हैं, और कुछ विशिष्ट मान्यताएं होती हैं जो कि किसी विशेष नियम पर लागू होती हैं। तो मूलभूत मान्यताओं में से दो मान्यताओं को प्रमुखता दी जाती है। एक तो अन्य बातें समान रहे,
कि जिस भी नियम को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर ये नियम लागू होगा। और दूसरा है विवेकशीलता, उपभोक्ता भी विवेकशील है और उत्पादक भी विवेकशील है। यदि ये दोनों विवेकशील होंगे तो ही अर्थशास्त्र के नियम लागू होंगे, अन्यथा अर्थशास्त्र के नियम लागू नहीं होंगे। तो ये बात हुई अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था की आधारभूत मान्यताओं की। थैंक यू।